नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। कल रविवार को जब पूरा देश काम नहीं करता है, जनरली छुट्टी होती है, उस दिन क्या हुआ? उस दिन केंद्र सरकार ने 2 ऑर्डिनेंस पास मतलब निकाल दिए। और ऑर्डिनेंस किस बात के? मतलब सोचिए कितनी अर्जेंसी इन सब कामों के लिए। ऑर्डिनेंस निकाले गए कि ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर, जिनका टर्म जनरली 2 साल का होता है, उनको सरकार 1-1 साल के 3 एक्सटेंशन तक दे सकती है। तो मतलब 2 साल और प्लस एक्सटेंशन अगर दिया तो 5 साल तक का टर्म हो सकता है। मैं इस पे इसके डिटेल में आऊं और आपको थोड़ी समझाने की कोशिश करूं कि ये क्यों किया गया। उसके पहले जरा ये समझ लिए कि ईडी ये सब चीजें हैं क्या। सीबीआई सब लोग जानते हैं। सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ होम की मतलब उसकी मिनिस्ट्री ऑफ होम, डरने वाली चीज। सीबीआई की रेड करा देंगे, सीबीआई रे आ गई, सीबीआई ने छापा मारा, डरते हैं। उसी तरह से एक डीआरआई होता था, याद है ना? डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। और वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स का के सीधे काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मतलब उसके करता रहता है। अब एक चीज आपने आजकल खूब सुनी होगी, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब ईडी का बेसिकली काम है टू इन्फोर्स द इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया। जो इकोनॉमिक क्राइम है उसको हिंदुस्तान में उसको कैसे देखा जाए उसके लिए है। और मूल रूप से ये 2 ऐसे कानून हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999, जिसको फेमा के नाम से, एफईएमए के नाम से जानते हैं, और दूसरा दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट 2002, पीएमएलए के नाम से जानते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिर से ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही इसकी गवर्निंग मतलब इसका माई बाप है। अब तीसरी चीज है जो मैं 2 इसलिए बता रहा हूं, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं और जिनका आजकल बहुत बोलबाला हो गया है। बोलबाला इस संदर्भ में कि आजकल लोग डरते हैं उससे। लोगों को लगता है कि मालूम नहीं भैया ये क्या आ गया है। और जो जो भी केंद्र में बैठी हुई सरकार रहती है वो इनको यूज करती है अपने, ज्यादातर जगह में ऐसा देखा है, ज्यादातर जगह में काम उसका दूसरा है, लेकिन ज्यादातर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को ठीक करने के लिए भी ये किया जाता है। एक एजेंसी और है एनआईए। एनआईए जो है उसका मूल बॉम्बे ब्लास्ट के बाद जो ताज होटल पे जब वो हुआ था, रेड हुई थी, आपको याद है, उसके बाद ये इसका फॉर्मेशन हुआ। और इसकी जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एनआईए को कोई कार्रवाई करनी है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। वो सीधे जाके वहां जिसको अरेस्ट करना हो, उठाना हो, पूछताछ करनी हो, कर सकती है बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के। आजकल एक नई एजेंसी का और बहुत बोलबाला हो गया है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम में। देखिए ये सब सारी जो घातक एजेंसी हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम उसको कंट्रोल करता है। एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये जो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये वो सारी एजेंसीज हैं जो देश के कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए, देश में अगर इस तरह की कोई अपराध हो रहा है उसको रोकने के लिए, लेकिन प्रैक्टिस में देखा जा रहा है कि वो पॉलिटिकल ओपोनेंट को ही ठीक करने के लिए है। क्योंकि आप जनरली जो सत्ता में, केंद्र में जो सत्ता में सरकार रहती है, आपने उसके लोगों के अगेंस्ट इन इन एजेंसियों द्वारा जल्दी कार्रवाई होते हुए नहीं देखा होगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे फिर एक बार आग्रह कर लूं कि आप लोग हमारे चैनल को जो भी देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये चैनल और लोगों को देखना चाहिए, कुछ ऐसी बात है, तो कृपया इसको सब्सक्राइब करिए। और वो सब्सक्रिप्शन जो है उसमें मेंबरशिप ऑप्शन है, जिसमें हर महीने कुछ थोड़ा पैसा आपके हमें सहयोग के रूप में आएगा। दूसरा एक ऑप्शन वन टाइम सहयोग का भी है। उसमें अगर आप मान लीजिए हर महीने के लिए कमिट नहीं करना चाहते हैं तो एक वन टाइम मदद भी, हमारी कोई आर्थिक मदद करेंगे तो हमें चैनल चलाने में थोड़ी सुविधा हो जाती है। अब ये जो 2 ऑर्डिनेंस आए हैं ये जरा समझ लीजिए ये क्यों है। सीबीआई तो आप सबको पता ही है, सीबीआई कैसे वो करती है, कैसे उसका वो होता है। ईडी के बारे में थोड़ा और स्पष्ट कर दूं, क्योंकि एक तो एक अजीब सी चीज यह है कि 2 साल का अपॉइंटमेंट, एक्सटेंशन 1-1 साल करके 3 साल। जनरली जो ओरिजिनल अपॉइंटमेंट होता है उससे ज्यादा एक्सटेंशन पीरियड नहीं होना चाहिए। जनरली मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी है, ऐसी कौन सी विपदा आ पड़ी है कि आप उसको 1-1 साल का। दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उसको 1-1 साल का एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 1-1 साल का एक्सटेंशन दे रहे हैं
तो इसका मतलब वो हरदम जो भी अफसर है, वो आपकी तरफ हरदम इस उससे देखेगा कि भाई सरकार की गुड बुक्स में हूं कि नहीं हूं। इंडिपेंडेंट होकर क्या काम कर पाएगा? क्योंकि एक एक सरकार एक टर्म और यूज करती है, टिल फर्दर ऑर्डर्स। आपका कार्यकाल पूरा हो गया, अब हमने आपको टिल फर्दर ऑर्डर्स अपॉइंट कर दिया। जिस दिन मेरा मन होगा उस दिन मैं कहूंगा कि कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, मैं एक बेसिक प्रवृत्ति की बात कह रहा हूं। आप एक एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। क्या आपके पास पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस इन दोनों जगह पे जैसे आईपीएस अफसर होते हैं, ईडी में तो आईआरएस होते हैं, आईएएस होते हैं, आपको कोई अफसर ही इस लायक नहीं मिलता है कि उसको हेड कर पाए? मतलब ये भी एक एक अजीब सी स्थिति है। अच्छा, अब इस केस में मैं जरा आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से क्यों हो रहा है। सीबीआई की तो बात आपने सुनी ली थी। सीबीआई तो अभी कैसे कंट्रोल करता है, कैसे क्या करता है, आपने देखा हुआ है। इस वाले केस में मुझे ऐसा लगता है कि ईडी ईडी वाले पर्टिकुलर केस में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस ढंग से सरकार इस एजेंसी को यूज कर रही है, वो ड्राइविंग फोर्स है इस ऑर्डिनेंस को लाने की। क्योंकि 14 दिन बाद आपका पार्लियामेंट आ रहा था, आप पार्लियामेंट क्या का वेट नहीं कर सकते थे। अरे भाई, उसको पार्लियामेंट के सामने रखते, उस पर बहस होती, लोग अपने आचार विचार रखते और उसके बाद वोट हो जाता और उसको आप पास करा लेते। नहीं, ऑर्डिनेंस के रूट के थ्रू आ रहे हैं। अब इसका मूल कारण यह है कि एक संजय कुमार मिश्रा जी हैं, 1984 के आईआरएस अफसर हैं। वो अक्टूबर 2018 में उनको केंद्र सरकार ने ईडी का हेड नियुक्त किया। नवंबर 2020 में उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया और ये एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पर अपना जजमेंट दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये केंद्र सरकार विद इन देयर राइट्स हैं उस 1 साल के एक्सटेंशन को। लेकिन 18 नवंबर को जब जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है उस एक्सटेंशन का, उसके बाद इनको कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो ऐसी उम्मीद थी कि अब ये दोबारा फिर से नहीं आते। लेकिन अब नवंबर में समाप्त हो रहा था, लेकिन उस 18 नवंबर से पहले ये ऑर्डिनेंस ले आया गया है। और अब ये देखने वाली बात है, मुझे लगता है देखने वाली बात क्या है, मोर और लेस ये सर्टेन ही है कि केंद्र सरकार इनको फिर से एक्सटेंशन देगी। अब ये इतने चहेते क्यों हो गए हैं? क्योंकि एक बात ये भी है कि ये इतने चहेते, इनको इतने पसंदीदा अफसर क्यों हो गए हैं? तो मैं आपको ईडी के कुछ वो केसेस बता दूं जो संजय कुमार मिश्र जी के आने के बाद जो जिसमें बहुत तेजी आ गई, जो इस तरह से होने लगे। मैं पॉलिटिकल केसेस की सिर्फ बात कर रहा हूं। उसमें आपको अगर याद हो, 2,500 करोड़ का एक महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक स्कैम करके था, जिसमें शरद पवार को नोटिस गई थी, आपको याद है? उनके भतीजे अजीत पवार को भी उसमें लपेटे में लिया जा रहा है। तो शरद पवार को, एक तो ये है, ये संजय कुमार मिश्रा जी के आने के बाद वाला केस है। दूसरा एक केस अगर आपको मैं याद दिला दूं जल्दी से, जहां पे काफी हीट जनरेट हुई है, वो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड है, जो नेशनल हेराल्ड के नाम से हम लोग जानते थे जनरली। जो कांग्रेस के लीडर भूपेंद्र हुड्डा जी, मोतीलाल वोरा जी, अब तो उनकी डेथ हो गई, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनके ऊपर भी इस तरह के माना जाता है कि इन्होंने कोई घोटाला किया है और उसके लिए ईडी इनके रेड करती है और ईडी अपना कोर्ट में केस चला रही है। जनवरी 2019 में अगर आपको याद हो, मायावती जी और उनके भाई आनंद कुमार के ऊपर भी एक 1400 करोड़ का दलित स्मारक जब बने थे, उसके स्कैम की एक बात ईडी ने फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। उससे पहले वो 100 करोड़ का आय कहां से आया, और कुछ आनंद कुमार के ऊपर भी कुछ 1-1.5 करोड़ का इत्यादि इत्यादि केसेस चले थे। अखिलेश यादव के ऊपर भी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में इलीगल माइनिंग का केस ईडी ने खोल रखा है। आपको याद दिलाने के लिए, चिदम्बरम और कार्तिक चिदम्बरम, उनके लड़के को भी अरेस्ट किया गया था और वो सबको पता है कैसे वो 100 दिन, 100 कितने दिन, अमित शाह साहब जितने दिन जेल में थे उससे ज्यादा दिन जेल में पी चिदम्बरम को रख के फिर बेल होने पाई थी उनकी। एक और इंपॉर्टेंट केस है, रॉबर्ट वाड्रा का भी इसमें लपेटे में है। तो ईडी रॉबर्ट वाड्रा का केस भी उनके ऊपर भी है। मैं सिर्फ पॉलिटिकल केसेस के नाम कर रहा हूं। आपको याद दिला दूं, कमलनाथ के भतीजे जो रातुल पुरी थे, उनके ऊपर भी वो
एक मल्टी करोड़ बैंक लोन स्कैम का, अगर आपको याद है, जो वो चीफ मिनिस्टर थे, तो वो भी आया था, वो भी ईडी द्वारा परस्यू किया गया था। अब मैं आपको जल्दी जल्दी वो कुछ नाम बता दूं जो पॉलिटिकली कहीं ना कहीं ईडी ने उनसे पूछताछ की है या रेड की है या कोई केस चला रहे हैं या कोई केस इस कुछ ना कुछ ईडी के लार्जर लपेटे में है। वाईएसआर कांग्रेस के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, फारूक अब्दुल्ला साहब, अशोक गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब, राज ठाकरे साहब, नवीन जिंदल साहब, डी शिव कुमार जो कर्नाटका में कांग्रेस के हैं वो, लालू यादव जी, तेजस्वी यादव साहब, मीसा भारती जी, इत्यादि इत्यादि। ये तो पूरा एक स्पेक्ट्रम ऑफ ऑपोजिशन लीडर्स है जिसको ईडी कहीं ना कहीं अपने कब्जे में या रेड करके उनको कुछ ना कुछ किए हुए है। एक दी वायर की एक रिपोर्ट 15 नवंबर 2020 की छपी है और उसी से रिलेटेड रिपोर्ट भी है। मैं ये थोड़ा आपको इसलिए भी बता दे रहा हूं कि ये क्या हो रहा है। इस संस्था ने, ईडी ने 2005 से नवंबर 2020 तक करीब 2400 केसेस इस पीएमएलए वाले उसमें दर्ज किए हैं। उसमें से 8 या 9 में कन्विक्शन हुआ है। 2400 में 8 या 9 में अभी तक कन्विक्शन हुआ है और जो प्रोसिक्यूशन की कंप्लेन फाइल हुई है वो केवल 688 केसेस में हुई है। मैं एक बहुत स्पेसिफिक और आपको डेटा दे दूं, आप अगर वहां जाना चाहेंगे तो मैं लिंक दे रहा हूं, वो लिंक नीचे आपको दिख जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा। 9 साल में मार्च 2011 से जनवरी 2021 के बीच में 1700 रेड किया, 1700 रेड अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन जो 1569, 1569 जो इन्वेस्टिगेशन थे उसके अगेंस्ट में 1700 रेड हुई हैं। कन्विक्शन 9 केसेस में सिर्फ हुआ। एक आपको और मैं वो दे दूं एक डेटा, तब स्पष्ट और हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2009 में 99 रेड्स हुई थी पीएमएलए और फेमा के उसमें ईडी द्वारा, लेकिन 2019 में 670 रेड्स हुई हैं, जबकि एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस करीब करीब उस साल के बराबर हैं। तो 99 अब 670। तो ये आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि ईडी की अहमियत क्या है, ईडी को ये सरकार कैसे यूज करना चाह रही है। और दुख किस बात का है कि सरकार क्या ऑपोजिशन के ऊपर ईडी की रेड, एनसीबी की रेड, सीबीआई की रेड डाल के चलाना चाहती है कि बेसिक मुद्दों पे कि देश की गरीबी कैसे दूर हो, देश की तरक्की कैसे हो, देश की बेरोजगारी कैसे हो, इन सब मुद्दों पे चलाना चाहती है। ये सीबीआई के बारे में मैंने बहुत से एपिसोड कर चुका हूं, आप पहले भी देख सकते हैं कि सीबीआई तो सुप्रीम कोर्ट तक ने उसके बारे में सख्त टिप्पणियां की हैं। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि देश को अब ये एजेंसी चलाएंगे कि लोकमत, जनमत, बहुमत चलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।